तो मनीष, सबसे टॉप में आपको टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन के ETF का क्या दिख रहा है? ये मार्केट एक्चुअली एनालिसिस का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। 10 मई से लेकर 23 मई तक एवरी डे नेट पॉजिटिव है। एक ही दिन 10 तारीख को नेगेटिव था, बाकी हर रोज पॉजिटिव इन्फ्लोज है बिटकॉइन के ETF में। नोटेबली ये कहा जाता है कि 71 डेमोक्रेट सपोर्टेड दिस बिल, बिटकॉइन का और इथेरियम का। तो आपको दिखेगा कि 65 to 70% ऑफ मार्केट कैप ये दो क्रिप्टो करेंसीज में है और उसके होल्डर्स लाखों में, हो सकता है करोड़ों में। करीब 3 मिलियन वॉलेट्स ने जीके सिंह पर एक्टिविटी की है। पहली हेडलाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। ब्लैक रॉक ने मंगलवार को अर्जी डाली थी और आज गुरुवार होते होते इथेरियम का ETF मंजूर हो गया है। दूसरी हेडलाइंस जो हमारे पास है वो ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए FIT21 क्रिप्टो विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये डिजिटल करेंसी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तीसरी हेडलाइन, जीके सिंह के एंटिसिपेटेड टोकन का इस हफ्ते डेब्यू हो सकता है। और हमारी चौथी और आखिरी हेडलाइन, सोशल मीडिया में अगली बड़ी चीज फारकास्टर पैराडाइम से 150 मिलियन की रकम का निवेश इनको मिला है। नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की, और बहुत ही जादुई दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और हमारे साथ हैं हमारे गुरु, हमारे को होस्ट, हमारे डिजिटल जगत के गाइड अपूर्वा। तो डिजिटल जगत में जो कुछ भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ हम आप तक लेकर आते हैं, बहुत ही गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मजेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए और अपने हेडफोन्स लगाइए और निकल पड़िए हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर। तो अपूर्वा, क्या हाल है आपके? धन्यवाद मनीष, मेरे हाल बड़े मज़ेदार है। तो मनीष, ये Web3 की दुनिया इतनी मज़ेदार है कि एक पल में ऊंची ऊंचाइयाँ और दूसरे पल में लंबी बड़ी गहरी खाइयाँ। तो पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे कि हम बहुत ही बोरिंग फेज में आ गए थे और वो बोरिंग फेज खत्म हो गया। अपूर्वा, सबसे पहले तो मार्केट एनालिसिस और उसके बाद हम इस जो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये एपिसोड होने वाला है, और हम ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण हेडलाइंस हैं उनके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आपसे। तो क्या है हफ्ते की एनालिसिस? बिल्कुल ही बोरिंग नहीं है, ये रेंज बाउंड भी नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो कॉइन के ऊपर पिछले हफ्ते बिटकॉइन करीबन 3.5% अप है, लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, इथेरियम दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। 30%, ऑलमोस्ट 30% की कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल, हरियाली इथेरियम के प्राइसिंग में। तो ये बहुत ही मज़ेदार खबर है। इसके बाद 30% का जंप है, 30% का। जी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। क्विकली लेट्स जंप ऑन टू डीफी लामा। तो हम देखते हैं ब्रिजिंग वॉल्यूम। तो भैया, ब्रिजिंग वॉल्यूम वीक ऑन वीक अगर हम जब देखते हैं तो फिर से वही एक्टिविटी है, इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, जीके सिंह, पॉलीगॉन। लेकिन जो इसको बारीकी में अगर समझना हो तो जो नेट इनफ्लो दिख रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 6 से 7 हफ्तों में सोलाना और बेस के ऊपर। तो ये थोड़ी नुआंस खबर है जो हमें ब्रिजिंग वॉल्यूम जब हम देखते हैं तो हमें ये नहीं दिखता, क्योंकि व्हेन वी लुक एट टोटल नेट इनफ्लोज जो देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा गहराई से एनालिसिस किया और मैंने समझने की कोशिश की पिछले 7 हफ्तों में बेस और सोलाना पे ब्रिजिंग कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है कि ये आने वाले 2, 3, 4 हफ्तों में गर्मा गर्मी सोलाना और बेस पर दिख सकती है। तो ये एक पहलू था। और उसके साथ हम चलते हैं डेक्स वॉल्यूम्स पर। तो ऑन चेन एक्टिविटी जो बहुत ही मंदी थी पिछले 2-3 हफ्तों से, जब हम बात कर रहे थे, राइट, कि इट्स ऑलमोस्ट डेड, वो अब खुल गया है, वो अब बदल गई है। तो ये हफ्ते जो ईद कैंडल देखी हमें 30% की, राइट, तो जिसे फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ऑन चेन एक्टिविटी फिर से तेजी की ओर बढ़ रही है। तो ये था हमारा वीकली अपडेट। चलिए सुर्खियों की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया पूर्वा, धन्यवाद। और ये मार्केट एक्चुअली एनालिसिस का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा
डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं। ये एक लेमैन को भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और बहुत लोग हमको रीच आउट करते हैं और वो इस बारे में आपकी तारीफ भी करते हैं कि एक बड़ी ही जो कठिन चीज़ है उसको कितनी आसानी से आप समझा देते हैं। तो भैया बढ़ते हैं हमारी आज की मज़ेदार हेडलाइंस पे। तो अपूर्वा, ये हुआ क्या, मंगलवार को ब्लैक रॉक फाइल करता है फिर से, और एक दिन छोड़ आज ही के दिन अभी यहाँ पर अमेरिका में तो ये अप्रूवल आ गया इनका ETF इथेरियम का, और मेरे ख्याल से लॉन्ग वीकेंड आने वाला है यहाँ पर, तो बहुत ही मस्ती करने वाले हैं लोग इस लॉन्ग वीकेंड में, मुझे लगता है, इस ETF के अप्रूवल के साथ। तो मेरी समझ जो मुझे कहती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे बताया ब्लैक रॉक ने और अन्य ETF एप्लीकेशन जो थी SEC के पास ऑलरेडी इथेरियम की, उन सब में गतिविधि शुरू हो गई मंडे मॉर्निंग से आपके US के। तो अचानक खबर फैलनी शुरू हो गई कि भाई ये कुछ हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हो सकते हैं जो हम गैस कर सकते हैं, जो कई हमको पता भी नहीं होंगे और शायद कभी पता ना चले। ये मोटा मोटा पॉलिटिकल सिनेरियो के और पर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपके वहाँ इलेक्शन आ रहा है टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर। हमने पिछले हफ्ते देखा था ट्रंप ने प्रो क्रिप्टो बातचीत करना शुरू कर दिया था, और बाइडेन पिछले 2-3 हफ्ते पहले से, हालांकि अगर आप डेमोक्रेट का पिछले 4 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो दे हैव बीन वेरी हार्श ऑन Web3 क्रिप्टो। जिस तरह से वो वेल्स नोटिस बांट रहे थे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो वो भी एक कारण रहा था कि डेमोक्रेट वेर अपोजिंग इट। बट पिछले हफ्ते एक कांग्रेस में वोट हुआ और डेमोक्रेट्स को दिखना शुरू हो गया, खास करके बाइडेन और लीडरशिप टीम को, कि डेमोक्रेट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है। तो बहुत सारा जो वर्ग, जो यंगर पॉलिटिशियंस है, राइट, वो Web3 और ब्लॉकचेन क्रिप्टो के फेवर में जा रहा है। और जो जनरेशनल, जिसको कहते हैं कि सर्टेन एज ब्रैकेट में है, जो या नहीं समझते या उनको इतनी जानकारी नहीं है, वो अपोज में था और वो नंबर कम हो रहा था। तो उनको पता चल गया, लीडरशिप टीम को हवा भांप ली कि भैया ये इसके चक्कर में हम कहीं इलेक्शन ना हार जाए या इलेक्शन में बहुत बड़ी इम्पैक्ट ना क्रिएट हो जाए। तो आई थिंक ये फिर से स्पेकुलेशन है, कोई जानकारी नहीं है, ना ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, बट पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये चहल पहल हो गई और सब लोगों ने, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, वो अब उन्होंने रिवाइज करके जो भी चेंजेस करने थे वो मंडे से शुरू कर दिए, और थर्सडे आते आते ETF अप्रूवल हो गया। तो ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। इसके बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सिर्फ ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हुआ है, राइट? नहीं, मैं वही जा रहा था। अच्छा। टोटल 8 ETF अप्रूव हुए। तो मनीष, अगेन ये खबर के इथेरियम स्पॉट ETF अप्रूवल जो SEC ने कर दिया है, उसके बहुत सारे पहलू है। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये जो एप्लीकेशन थी 19B-4, राइट, ब्लैक रॉक की, और अन्य 8 ETF एप्लीकेशंस की, तो जिन्होंने वो किया था उन सबके ETF अप्रूव हो गए। तो मोटा मोटा जो 8 नाम इसमें है, एक मिनट फटाफट नाम पढ़ दें कौन कौन है। आप पढ़ मेरे लीजिए। ख्याल से वैनिक है, फिडेलिटी है, फ्रैंकलिन है, ग्रे स्केल है, बिटवाइज, आर्क एंड 21 शेयर्स, और इन्वेस्को एंड गैलेक्सी एज वेल। तो भैया ये गेम कुछ अब चेंज हो गई है। तो इसके मोटे मोटे पहलू को हम टच करते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं। तो ETF अप्रूव होने से जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी इथेरियम के ऊपर, या सिक्योरिटी होगी या कमोडिटी होगी, ये हट गई। तो बेसिकली इथेरियम या ईथ जो टोकन है या क्रिप्टो करेंसी है, इट इज़ क्लियरली सर्टिफाइड नाउ एज एन कमोडिटी। तो इथेरियम के इकोसिस्टम के अंदर बहुत गति दिखने को मिलेगी आने वाले 2, 3, 4, 6 महीनों में। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि हर महीने हमें कई और दिशाओं में दिखनी शुरू हो सकती है। तो एक ये पहलू। दूसरा पहलू ये है कि कमोडिटी क्लासीफाई होने के लिए मुझे लगता है बिटकॉइन और इथेरियम का जो हमने ETF अप्रूवल देखा है, तो उसमें समझने की चीज़ ये है कि ये दोनों सबसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। यानी कोई बंदा
संघ या समूह या गिने चुने लोग ना बिटकॉइन का ना इथेरियम का नेटवर्क कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। तो ये बहुत ही क्लियर डेफिनेशन हो जाती है कमोडिटीज़ के लिए। तो अपूर्वा, अब इससे क्या होता है, इससे मेरे जहन में एक सवाल और आगे आता है, व्हाट अबाउट अदर क्रिप्टोज? अब आपको क्या लगता है कि अब सोलाना भी आगे बढ़ेगा या जो दूसरे हैं वो भी आगे आएंगे अपने ETF के लिए? मनीष, मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी ETF अप्रूव होगा इन नियर फ्यूचर। ये दो ही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो नेटवर्क ही ऐसे हैं जो बहुत ही डीपली, बहुत ही गहरे पैमाने में डिसेंट्रलाइज है। तो आज की डेट में अगर मार्केट कैप देखें बिटकॉइन का और इथेरियम का, तो आपको दिखेगा कि 65 to 70% ऑफ मार्केट कैप ये दो क्रिप्टो करेंसीज में है और उसके होल्डर्स लाखों में, हो सकता है करोड़ों में। तो ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स है, इसलिए इनका अप्रूव हो गया। आप और क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो और कोई टोकन्स की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सोलाना ले लेते हैं, राइट। बहुत सारा इंटरेस्ट है वॉल स्ट्रीट में से, क्योंकि उनको अब पैसे कमाने हैं। तो जिसे क्या था, न्यू किड ऑन द ब्लॉक क्रिप्टो करेंसी है और ETF है। लेकिन मुझे नहीं लगता SEC अप्रूव करेगा, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे रेगुलेशन हो सकते हैं। और वो पिछले साल ही SEC ने काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटी ऑलरेडी घोषित कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्ली दे डोंट वांट टू ओपन द कैन ऑफ वर्म्स, जैसे बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, और सिक्योरिटी क्यों घोषित किया गया था, चाहे वो सोलाना हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो, क्योंकि अभी भी बहुत क्लियरली विजिबल सेंट्रलाइजेशन है। तो आपको दिख सकता है कि गिने चुने लोग नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने, पता है आपको शायद याद हो, 2-3 महीने पहले हमने बात की थी कि सोलाना की ब्लॉकचेन 7 घंटे के लिए बंद हो गई थी, ब्लॉक प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। तो वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, यानी डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम के माध्यम से नोड ऑपरेटर्स अलाइन होकर जो बग था या जो भी खामी थी उनको सॉल्व किया अटैक को, और 7 घंटे के बाद वो ब्लॉकचेन फिर से चलने लगी। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बिटकॉइन और इथेरियम में हो सकता है, बिकॉज वो इतनी डिसेंट्रलाइज है। तो ये कारण की वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये वी आर गोइंग टू सी एनी अदर ETF अप्रूवल इन नियर टर्म फ्यूचर। तो अब ये बताइए कि इसकी ट्रेडिंग कब से आपको लगता है कि शुरू हो जाएगी? बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि नगीने आप जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हो, उसी तरह ये प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 19B-4 तो अप्रूव हो गया है, लेकिन इथेरियम ETF को ट्रेडिंग के लिए S1 एप्लीकेशन भी अप्रूव होनी चाहिए। तो जो पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है एक्सपर्ट के द्वारा, उनका मानना ये है कि ये चंद हफ्तों से लेकर चंद महीने तक का प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता कि इथेरियम ETF ट्रेडिंग इज गोइंग टू बिगिन एनी टाइम सून। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशंस होती है, जो इसका बैकवर्क ऑपरेशन वर्क जो होता है, वो बिटकॉइन का शुरू हुआ था अक्टूबर में और जनवरी में जाकर ट्रेडिंग शुरू हुआ था ये साल के। तो 3 महीने रफली स्पीकिंग बिटकॉइन के ETF के प्रोसीजर को लगे थे। तो मुझे ये लगता है कि सेम टाइम फ्रेम इज लाइकली पॉसिबल। तो ये तो आपने मतलब कढ़ाई गरम करी और उसके बाद चौंका लगाने के बजाय आपने पानी डाल दिया। ये जो सबसे बड़ी खबर थी ना कि 19B-4 ये क्लियर हो गया, तो ETF अप्रूव हो गया। लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसका जो बैक वर्क होता है, तो करीबन 100-150 पेजेस की एप्लीकेशंस होती है। तो वो हर एक 8 अप्रूव्ड ETF को सबमिट करनी पड़ेगी SEC को, और वो वेरीफाई करेंगे, कोई गलती हो सकती है, रीवर्क हो सकता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि इट कुड टेक अ वाइल, लाइक शायद 1-2 महीने भी लग सकते। तो दैट वाज द कैवियट, लेकिन इन प्रिंसिपल इट्स अप्रूव। तो मैं आपको इसके साथ एक और मज़ेदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट है बिटकॉइन ETF का, तो मैं चेक करना चाहता हूँ। आपको बिटकॉइन ETF ओवरव्यू दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है बिल्कुल। तो मनीष, सबसे टॉप में आपको टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन के ETF का क्या दिख रहा है? जी, तो आप देख सकते हो टोटल मार्केट कैप ऑफ
बिटकॉइन ETF जनवरी से लेकर अब तक करीबन $60 बिलियन पर आ गया है। $60 बिलियन। ये सबसे फास्टेस्ट ETF 1 बिलियन क्रॉस किया। ये सबसे फास्टेस्ट ETF है जिसने 10 बिलियन क्रॉस किया। आप ये मान लो कि इन लेस देन 5 मंथ्स इट इज ऑलमोस्ट $60 बिलियन के मार्केट कैप पर है बिटकॉइन का ETF। अब आपको शायद याद होगा कि हमने एक बात की थी, सबसे जो बड़ा ETF है वर्ल्ड में वो है गोल्ड का, और वो करीबन 100 बिलियन के आसपास है उसका मार्केट कैप, और उसको ऑलमोस्ट 20 साल लगे हैं ये वहां लेवल तक पर पहुंचने पहुंचने के लिए। ये बहुत ही डायनेमिक स्पेस है। और मुझे ये लगता है कि अगर हम इथेरियम का ETF की जब बात करते हैं, राइट, तो बेसिकली बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम का जो रेशियो है वो 70-30 का रेशियो है मार्केट कैप में। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस दिन से ETH ETF ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, इनफ्लो शुरू हो जाएंगे, तो अगर वो 15 से 20% पर भी पहुंचता है तो यू कैन सी दैट एट 60 बिलियन इथेरियम could be within 1 year, roughly speaking anywhere around 12 से 15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो सकता है इथेरियम ETF का। और उसी के साथ बिफोर वी फिनिश ऑफ मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, तो सबसे राइट कॉलम जो दिख रहा है वो टोटल इनफ्लो है, डेली इनफ्लो। तो ये बिटकॉइन 23-22, तो आप देख सकते हो 10 तारीख से लेकर 10 मई से लेकर 23 मई तक एवरी डे नेट पॉजिटिव है। एक ही दिन 10 तारीख को नेगेटिव था, बाकी हर रोज पॉजिटिव इनफ्लोज है बिटकॉइन के ETF में। तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो ये मैं आपके ऊपर और सुनने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ, बट मेरे लिए ये बहुत ही बुलिश साइन है। तो आई थिंक अब जब आपने ये बात ला ही दी है तो इसी जगह हम अपना डिस्क्लेमर दे दें। तो दोस्तों, ये जो चैनल है ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपके जानकारी के लिए है, और यहाँ पर हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं देते हैं। वी आर हियर टू जस्ट ट्रेन यू और टीच यू ऑन डिजिटल वर्ल्ड, क्रिप्टो करेंसी, Web3, ब्लॉकचेन, और एक बहुत ही आसान सी भाषा में, जो हिंदी भाषा हमारी, उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं देते हैं। अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास के जो सिनेमा घर के बाजू में जो फाइनेंशियल एडवाइजर बैठते हैं, आप उनसे जाइए, उनसे सलाह लीजिए और तब इस मार्केट में कूदिए। तो ये था हमारा बहुत ही साधारण सा डिस्क्लेमर। आगे बढ़ते हैं अपूर्वा, हमारी दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन है, और वो इसी से जुड़ी हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए FIT21 क्रिप्टो विधेयक को मंजूरी दे दी है, और मेरे ख्याल से डिजिटल करेंसी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। आपका क्या कहना है इसमें? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ETF अप्रूव हो गया, बिटकॉइन का भी हो गया, इथर का भी हो गया, ये मार्केट डाटा पॉइंट्स है, राइट। लेकिन ये जो खबर है US हाउस पासेस स्वीपिंग क्रिप्टो FIT21 बिल, राइट, ये जिसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में अहेड ऑफ द कर्व रहना है, तो आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो पास हुआ है ये बहुत मेरे अनुसार, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि ये FIT21 एक्ट क्या है। तो ये फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी एक्ट है, और इसको कहा जाता है FIT21 एक्ट। ये पास हो गया हाउस में 279 वोट इन फेवर और 136 वोट इन अपोजिशन। नोटेबली ये कहा जाता है कि 71 डेमोक्रेट सपोर्टेड दिस बिल। हालांकि बाइडन के पास वीटो पावर है, लेकिन उसने घोषित कर दिया कि वो वीटो नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हवा किस ओर चल रही है। तो इसके जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस है ये बड़े फैसिनेटिंग और मज़ेदार है। तो हाँ, इस वक्त अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और आई डोंट थिंक कि बाइडन किसी भी तरीके की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घुसना चाहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो चैलेंज है ना, ये मोर लाइकली ये अब ये हो गया, ये एज का मसला बन गया कि जो यंगर जनरेशन के पॉलिटिशियन है वो समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसकी दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होने वाली है। तो अगर आप कॉरपोरेट्स को भी देखोगे, जैसे हम बात करते हैं लैरी फिंक की बात की या जेनी जॉनसन की बात की, जो बड़े बड़े दिग्गज नाम है, वो भी ऑलरेडी उनके पास तो चॉइस है ही नहीं, उनको
उनका काम ये है हाउ टू बी अहेड ऑफ द कर्व, राइट। तो उन्होंने बहुत पहले भांप लिया था कि ये टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जा रही है, तो ऑन चेन असेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का संगम होने वाला है। तो उसके साथ क्या हो जाता है कि बहुत सारे पहलू खुल जाते हैं, वॉल स्ट्रीट, मनी मेकिंग, बिजनेस, फाइनेंस, और जहाँ ये सब चीज़ घुस जाती है तो पॉलिटिक्स डज नॉट हैव अ चॉइस टू बी ऑन साइड लाइन। चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, उनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे ये लग रहा है कि इसके साथ हम फिर से रिकैप करते हैं जो इथेरियम ETF अप्रूवल है, और इस खबर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है कि ये जो हम इतने महीनों से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि जो इनोवेशन है वो क्रब हो रहा है US में या US से बाहर जा रहा है, वो अब ये खुल गया। तो US इज़ लाइकली टू बी एट फोर फ्रंट ऑफ दिस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन एक मेरा मानना ये है कि पहला हो सकता है US, लेकिन आने वाले समय में चाहे इंडिया हो या यूरोप हो या चाइना हो या रशिया हो, ये कंपटीशन बढ़ने वाली है। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये नहीं मान के चल सकते कि US को अगर शुरुआती चरणों में एंट्री मिल गई है तो वो ही लीडर रहेगा। ये इट्स अप फॉर डिबेट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी जिस गति से खुल रही है तो जो बाद में भी जुड़ेंगे उनके पास प्लेटफॉर्म रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डायनामिक स्पेस, और उसके बारे में हम आने वाले समय में ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद अपूर्वा। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी हेडलाइन की तरफ। तो जीके सिंह का जो बहुत ही एंटिसिपेटेड टोकन था, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो इस हफ्ते उसका डेब्यू हो सकता है। क्या जानकारी है आपके पास? तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, लेकिन हफ्ता पूरा होते होते पता चल गया कि ये दिस बिकेम अ स्मॉल हाईलाइट। लेकिन जीके सिंह इथेरियम का एक और लेयर 2 है जो पिछले करीबन 1.5 साल से मेन नेट पे एक्टिव है, लेकिन इसकी टोकन नहीं है। और इसकी टोकन TGE का मतलब होता है टोकन जनरेशन इवेंट। तो ये खबर ये है कि टोकन जनरेशन इवेंट ये हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकता है। और उसके साथ जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो जो डिस्कस हो रहे हैं ऑन चेन, वो इसके 21 बिलियन टोकन हो सकते हैं। दूसरी बात, ये 2023 के मार्च में इनका मेन नेट लॉन्च हुआ था और वहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। तो जैसे आप देख सकते हो खबर में, टोटल वैल्यू लॉक्ड है करीबन $1 बिलियन के आसपास है जीके सिंह पर एज ऑफ नाउ, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और करीब करीब 3 मिलियन वॉलेट्स ने जीके सिंह पर एक्टिविटी की है, और उसका वो जो वॉल्यूम है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, वो करीबन 8.1 मिलियन रहा है पिछले 1-1.25 साल में। आगे चल के हम एक एपिसोड करेंगे जीके के ऊपर। जीके का मतलब होता है जीरो नॉलेज प्रूफ, इसको ZKP भी कहा जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जीके सिंह बना हुआ है। जीरो नॉलेज प्रूफ ये दूसरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एंड गेम कहा जाता है एवरी लेयर 2 विल बी ऑन जीरो नॉलेज प्रूफ। तो ये बहुत बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बन सकती है, और हर एक प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर लेयर 2 ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बन सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है जीके सिंह। इसके कारण से ये इतनी सुर्खियों में है और ये इतनी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट खबर है। थैंक यू पूर्वा, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और इसी के साथ हमारी आ गई है आखिरी हेडलाइन आज की। तो भैया, ये फारकास्टर के रूप में एक नया खिलाड़ी सोशल मीडिया की दुनिया में आने वाला है, और इस खिलाड़ी ने पहले ही $150 मिलियन सिक्योर भी कर लिए हैं पैराडाइम से। क्या खबर है इसके बारे में? तो मनीष, ये भी आप जैसे देख रहे हो कि फारकास्टर एक Web3 डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, हम दोनों उसके ऊपर है। हालांकि इतने एक्टिव नहीं है जितने हमें होना चाहिए, बट वी आर स्टिल लर्निंग, राइट। तो फारकास्टर बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है, और जो डेली उसका यूजेज है
वो दर्शाता है कि इसके अंदर कुछ दम है जिस तरह से लोग यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। सबसे इजी बात यह है कि आप आईफोन या एंड्रॉयड के कोई भी फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। वॉर्प कास्ट नामक एप्लीकेशन है जो हमने डाउनलोड की हुई है। तो मुझे ये लगता है कि पैराडाइम अगेन पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, उन्होंने निवेश किया है एक ईगन लेयर के ऑपोजिशन या ईगन लेयर के कॉम्पिटिटर सिम्बायोसिस नामक प्रोजेक्ट में। तो उसी तरह से मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये भाप लिया है कि फारकास्टर कैन भी आने वाले समय का फेसबुक या इंस्टाग्राम हो सकता है। तो उन्होंने $150 मिलियन का निवेश किया है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। तो ये जो बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं ये मेरे को एक तरह अट्रैक्टिव भी लगते हैं, लेकिन मेरे जो रिस्क मैट्रिक्स के रडार्स है वो भी बहुत क्लियरली अप हो रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये वैल्यूएशन कैसे डिक्टेट होगा। क्योंकि अगर $1 बिलियन का वैल्यूएशन वीसी को, अर्ली इन्वेस्टर को मिल रहा है, तो जब तक इसकी टोकन या क्रिप्टो फारकास्टर का लॉन्च होगा तो रिटेल के पास आते आते इसकी वैल्यूएशन क्या रहेगी। क्योंकि अगर ये 5 बिलियन के वैल्यूएशन पर लॉन्च होता है तो 5 से 50 बिलियन होना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन माना जाता है फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो वैल्यू यूज़र को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये टॉपिक के ऊपर भी अब शायद हमें एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी जो खबर थी वो यही। धन्यवाद अपूर्वा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हेडलाइन थी। मैं थोड़ा सा अपने जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि फारकास्टर इज़ अ डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपको कोई ब्लॉक या बैन करने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है कि वो कोई वहाँ पर बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है। और यही मज़ेदार बात है डीफाई की दुनिया की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। डेली न्यूज़ और अपडेट्स में अगर आप रुचि रखते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसे स्कैन करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।